एक ही परिवार के एक दो नहीं बल्कि 4 लोगों का कत्ल हो जाता है, वो भी बहुत ही निर्मम तरीके से। 5 में एक बच्चा होता है जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास होती है। वो कातिलों को देख रहा था, उसकी आंखें खुली हुई थी। तभी एक कातिल ने दूसरे कातिल से पूछा कि भाई इसका क्या करना है। तभी पहला वाला कातिल कहता है कि इसको भी मार चलते हैं, क्योंकि इसके परिवार के ज्यादातर लोग मर चुके हैं। इसे कौन पालेगा, इसकी कौन परवरिश करेगा। जाहिर सी बात है, ये बेटी वैसे है, अगर इसकी पिता दूसरी शादी कर भी लेगा तो इसकी दूसरी मां इसको कभी प्यार नहीं करेगी। इसलिए एक काम करते हैं, इसको मार डालते हैं। पहले कातिल ने मशवरा दिया, दूसरे कातिल ने उसका गला घोंटा और गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी। अब एक घर में 4 नहीं 5 कातिल हो जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो कातिल कोई और नहीं बल्कि अपना ही निकल के सामने आता है। वो अपना जिसको अपने सगों से भी ज्यादा पाला पोसा, उसके लिए बहुत सारे सपने देखे थे और उसके लिए ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो पूरी करने की कोशिश नहीं की जा रही थी। जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोग वाकई रिश्तों को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई अपनों के साथ ऐसा दगा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव और इसी का थाना लगता है बांगरमऊ। दरअसल बांगरमऊ थाना क्षेत्र का एक गांव है मदार नगर। बात कर रहा हूं 23 नवंबर 1997 की सुबह लगभग 4 सवा 4 बजे के आसपास। ये उन दिनों की बात है जब किसी भी घर में शौचालय नहीं हुआ करते थे और अक्सर महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, कोई भी हों, ज्यादातर अपने घरों से दूर जंगल की तरफ जाते थे शौच करने के लिए। खासकर महिलाओं के लिए मुसीबत होती थी कि वो अंधेरे में उठती थी और अंधेरे में ही जंगल जाती थी और अंधेरे में ही वापस लौटकर आ जाया करती थी ताकि उन पर पुरुषों की नजर ना पड़ सके। गांव की एक बूढ़ी औरत होती है, वो अपने पड़ोस की महिला जिसका नाम होता है रामपति को बार बार आवाज लगा रही है रोजमर्रा की तरह। ऐसा कोई पहली बार नहीं था। आवाज लगा रही थी, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता और देखते ही देखते 3-4 और महिलाएं आ जाती हैं और उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं कि आज रामपति की कैसे आंख लग गई है, कैसे जाग नहीं रही है, क्या बात है। तब 4-5 महिलाएं उस दरवाजे को जैसे ही खोलने की कोशिश करती हैं, धक्का लगाने की कोशिश करती हैं, तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, बंद नहीं था। अब वो 3-4 महिलाएं वो अंदर जाती हैं। अंदर जाने के बाद घर में एक लालटेन रखी हुई थी, वो जल रही थी और लालटेन जब जल रही तो घर में कमरे में अच्छा खासा उजाला था। और उजाले के बाद कमरे का दरवाजा जब खोलते हैं तो वो भी सिर्फ कह सकते हैं भिड़ा हुआ था, गांव के भाषा में वैसे बोलते हैं। वो पूरी तरह से लॉक नहीं था, बंद नहीं था। जब उसे खोला जाता है तो अंदर का दृश्य देखने के बाद उन महिलाओं की चीख निकल जाती है। दरअसल रामपति और उसकी बेटी जो छोटी वाली है रिंकी, वो दोनों ही घर कमरे के अंदर हैं और खून से लथपथ पड़ी हुई थी। और इसे देख के, इस दृश्य को देखकर उन सभी महिलाओं की जब चीख पुकार निकलती है तो जो आसपास के लोग थे, वो गांव के लोग जाग जाते हैं। इसके बाद ये महिलाएं सीधे दौड़ते हुए छत पे जाती हैं। छत पे जाकर देखती हैं तो वहां पर जो बड़ी बेटी होती है, इसका नाम अन्नपूर्णा होती है, अन्नपूर्णा और उसकी 2 बेटियां वो भी वहां मरी हुई पड़ी हुई थी। अन्नपूर्णा की हालत ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था कि उसको अलग अलग किसी धारदार हथियार से कितनी बार गोदा गया था मारने के लिए। जब तक वो मर नहीं गई तब तक वो हत्यारे उसके साथ ऐसे ही करते चले गए। ये शोर शराबा सुनने के बाद गांव के आसपास के लोगों का अब यहां पर जमघट लग जाता है और लोगों ने अपनी आंखों से जो देखा, एक ही परिवार के 5 महिलाओं का कत्ल होना, ये वो अपने आप में भयानक था। 5 में से 2 बच्चियां होती हैं और 3 अच्छी जवान औरतें होती हैं। ये कत्ल किसने किया है, यही एक जांच का विषय था। उन दोनों ना बाइक हुआ करती थी, ना वाहन इतने चला करते थे। तभी साइकिल से एक व्यक्ति, गांव का जिम्मेदार आदमी, सीधा बांगरमऊ थाने पहुंचता है और वहां जाकर सुबह ही सुबह, अभी ठीक से दिन नहीं निकला था, जाकर कहता है कि फला घर के अंदर 5 लोगों का कत्ल हो गया है, बहुत ही बुरा हो गया है। पुलिस जैसी हालत में थी वैसी ही हालत में वहां से बिना वर्दी के, कोई सादा वर्दी में, जो जैसा था वैसे ही अपनी अपनी जीप में बैठते हैं और सीधा इस गांव में आते हैं। और गांव में आने के बाद गांव में जब तक पहुंचते हैं हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया था। अब एक दूसरे के चेहरे आराम से देखे जा सकते थे। और 5 लाशों को देखने के बाद सबसे ज्यादा हालत खराब होती है तो उस थाने की इंचार्ज की होती है, उसकी प्रभारी की होती है। देखते ही देखते इस जिले के जो एसपी होते हैं आशीष गुप्ता, वो भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। और वहीं पुलिस को एक छोटी सी पर्ची मिलती है, एक खत मिलता है और उस खत पे लिखा है कि पतिदेव मुझे अर्जुन ने मारा है। दरअसल ये जो खत लिखा था, ये जो पर्ची थी, ये पर्ची किसी और की नहीं बल्कि अन्नपूर्णा के कमरे में पड़ी हुई थी। और वहीं जहां पर उसकी लाश पड़ी हुई, इसके सिरयाने पर तकिए के ठीक बराबर में पेंसिल और कागज लिखा हुआ था। ये पत्र देखने के बाद उसमें नाम भी लिखा हुआ था कि मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है। अर्जुन का जैसे नाम आता है तो गांव वाले एक दूसरे को लेकर बहुत तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि अर्जुन से इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी।
अरे झगड़ा एक अलग बात थी, लेकिन झगड़े में तुम 5-5 हत्याएं कर दोगे, ऐसा कैसा हो सकता है? पुलिस ने आप देखा नताब देखा। एक तरफ तो इन लाशों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी, और तुरंत ही पुलिस ने मौका पाते ही अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन को पकड़ के सीधा थाने लेके जाते हैं। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि इसमें एक दो तो विरोध भी नहीं कर पाए। दोनों बेटियां होती हैं, एक का नाम मोनी और सोनी होता है। मोनी की उम्र 3 साल होती है और सोनी की उम्र 1.5 साल होती है। और ये जो बेटियां हैं वो अन्नपूर्णा की बेटियां हैं। अन्नपूर्णा जो कि ऊपर वाले कमरे में सोई हुई थी। नीचे मां और बेटी हैं, मां यानी कि रमापति और उनकी छोटी बेटी रिंकी। ये अपने घर में नीचे थी। कौन मारेगा, क्यों मारेगा, एक सवाल था और उसका जवाब एक खत के माध्यम से मिल जाता है। हत्यारे ने धारदार हथियार से लगातार तीनों मां बेटियों को मारा था, जबकि बच्चों का गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने जब इस अर्जुन से पूछताछ करनी शुरू करते हैं तो पुलिस ने अपने तरीके से उसको खूब मारा पीटा, अपनी सख्ती से उससे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन बार बार बस वो एक ही बात बता रहा था कि मेरी इस परिवार से दुश्मनी जरूर थी, मेरी इस परिवार से अदावत जरूर थी, लेकिन मैंने इनका कत्ल नहीं किया है, यह कत्ल किसी और ने किया है। पुलिस को कई दिन बीत जाते हैं, कई दिन के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं मिल पाती। पुलिस करे तो क्या करे। इसके बाद जब पुलिस ने अलग अलग लोगों से, आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू की, तब आसपास के लोगों ने कहा कि ये टीवी देख रहे थे। उस दौर में लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा करते थे, जिस एंटीने को घुमाकर जब उसे चित्र आया करते थे उसी से तो देखते हैं कि टीवी घर में रखा हुआ है, लेकिन बैटरी से वो डिस्चार्ज हो चुका है। पहले बैटरी से चलते थे, लाइट इतनी गांव में आया नहीं करती थी। अब ये जो पुलिस और जांच करती है, जांच करते करते एक नाम और सामने आता है। वो नाम आता है रमाकांत का। रमाकांत इनका भांजा होता है और इस घर में वो कई साल से लगातार रह के पढ़ा था और यहीं से वो कुछ करना चाहता था। जब गांव वालों ने उसका नाम लेते हैं तो पुलिस वालों ने पूछा कि वो रहता कहां है, तो उसके बारे में बताया गया था कि वो जिला हरदोई है, उसका थाना लगता है माधोगंज, और माधोगंज थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सादा मऊ। वो सादा मऊ का रहने वाला था। पुलिस की एक टीम सीधा सादा मऊ पहुंचती है। वो लड़का अपने ही घर पर सोता हुआ मिलता है। 2-3 दिन का समय बीत जाता है। जब उससे पुलिस अपने साथ लेके आ रही थी, उससे कहा कि उनका मर्डर हो गया है। ये शायद उसी दिन की बात है जिस दिन के मर्डर होता है, 23 नवंबर 1997 की बात है। तो जब उसको पता चलता है कि तुम्हारी मामी का, तुम्हारे बहनों का, तुम्हारी भांजी का मर्डर हो चुका है, तो सूचना पाकर वो पुलिस के साथ जीप में बैठता है और बिना कुछ कहे, बिना कुछ उसके सीधा चला आता है। यहां अब थानेदार के पास पहुंचता है। थानेदार होते हैं A.K. रॉय, और ये इंस्पेक्टर साहब इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे। जब उनके सामने ये रमाकांत आता है तो रमाकांत से पूछते हैं कि रमाकांत, तुम इस घर में देखे गए थे उस रात जिस रात के ये कत्ल हुआ है, ये बात कितनी सही है? तो कहता है कि ठीक है, मैं 22 तारीख की रात को 9 बजे तक यहीं था और टीवी देख रहा था। और उससे पूछा जाता है और कि आखिरकार क्या बात थी, क्या हुआ था? वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस वालों ने जैसे घर की तलाशी ली थी तो इसकी जो तिजोरियां थी घर की, वो जो सामान था इधर उधर फैला पड़ा था, बिखरा हुआ पड़ा था। तो पुलिस को ऐसा भी लग रहा था कि लूटपाट के लिए हत्या की गई है, लेकिन जिस तरह से विरोध होना चाहिए वैसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा आया नहीं था। जो जहां 1-2 जने तो ऐसे थे जो जहां सोया हुआ था वो उसी जगह पर सो रहा था, उसी जगह उसको वैसी की वैसी स्थिति में मार दिया गया। जब इससे यानी कि रमाकांत से पुलिस वाले प्यार से पूछते हैं तो वो इधर उधर की बातें करने लगता है। एक ही सवाल को जब बार बार पूछ रहे थे, वो साइकिल से आता था, साइकिल से जाता था। उससे पूछा कि साइकिल तुमने कहां खड़ी की, तो उसने अलग तरीके से बात बताई कि मैंने साइकिल यहां खड़ी की। कुछ पूछा कि तुमने क्या खाया था, तुम कब यहां से आए। जब कई तरह के सवाल उससे पूछे गए थे तो सवालों के जवाब देने में वो कतराने लगा, टूटने लगा। फिर पुलिस ने उससे जब अपने तरीके से और सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तो उसने वाकई हैरान करने वाली बात, चौंकाने वाली बात इस कत्ल के मामले में बताई, जिसको सुनकर ना पूरा गांव बल्कि पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल वो बताता है कि वो बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करता था और उसके जो मामा, उसकी मामी, उसके परिवार के लोग जो होते हैं वो अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। जिस दिन ये घटना होती है उस दिन इस घर में एक बेटा भी होता है जिसका नाम राजू होता है, लेकिन वो घर नहीं था, वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। यदि वो भी घर के अंदर होता तो शायद वो भी कभी बच नहीं पाता, उसका भी कत्ल होना तय था। दरअसल जब रमाकांत से पूछताछ करती है पुलिस, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है तो बताता है कि मेरे परिवार के लोग बेहद गरीब थे और मेरे मामा, मेरे नंसाल वाले, वो अमीर थे, उनके पास पैसा था। और यही कारण था कि एक दिन उसकी मामी ने उसकी मां से कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम रमाकांत को हमारे साथ भेज दो, हम इसे पढ़ाना चाहते हैं, इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद उसकी ननद को बड़ा अच्छा लगा। उसे लगा कि मेरा बेटा भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। जब उसकी मामी उसे साथ लेके आती है तो 1-2 नहीं बल्कि 5 साल तक उसे अपने पास रखती है और उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ उसको पढ़ाते थे। घर के वो कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था, बस उसके लिए एक ही फोकस था कि वो जितनी ईमानदारी से पढ़ सकता है उतनी ईमानदारी से पढ़ो और पढ़कर अपने माँ बाप का, अपने परिवार का और अपनी नन्हाल का नाम रोशन करो।
लेकिन उसका मन पढ़ाई में कम लगता था और इधर उधर की बातों में ज्यादा लगता था। 5 साल रहने के बाद वो सीधा अपने गांव चले जाता है। गांव जाने के बाद फिर यहां से कुछ काम सीखता है। काम था उसका सीखने का, टेलरिंग का काम सीखता है, कपड़े सिलने का काम सीखता है। और कपड़े सिलने का जब उसे काम पूरी तरह से आ जाता है तभी वो एक दिन अपनी मामी के पास आता है और मामी से कहता है कि मामी, मैं ना माधोगंज में एक दुकान खोलना चाहता हूं और मेरे पास पैसे की कमी है। मेरे माँ बाप इतने पैसे का इंतजाम कर नहीं पाएंगे, इसलिए अगर आपका ऐतराज ना हो तो मुझे 20,000 रुपए दे दो। तो मामी ने साफ इनकार कर दिया था कि इतने पैसे हमारे पास नहीं है। थोड़े और पैसे की बात होती तो मैं दे देती, लेकिन इतने पैसे नहीं है। तभी वो बीच बीच में आता रहता था और जैसे वो अमूमन पहले घर में एक राजू यानी कि अपने ममेरे भाई की तरह रहता था, बिल्कुल ठीक वैसे ही रह रहा था। और इसने एक माधोगंज में एक छोटी सी दुकान खोली थी। उस दुकान में उसका दोस्त रहता था शंभू। शंभू भी साथ रहता था। तभी शंभू से कहा कि शंभू यार, इतने पैसे तो है नहीं, हम इस दुकान को थोड़ा सा बड़ा रूप देना चाहते हैं, अच्छा रूप देना चाहते हैं। ज्यादा लोग यहाँ कपड़े सिलवाने आएंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे तो फिर हम अमीर हो जाएंगे और हम भी अपने ननिहाल वालों के बराबर में पहुंच सकते हैं। जब शंभू से बात कही, शंभू को बहुत सारे सपने दिखाए। शंभू इसका सहायक होता है इसकी टेलरिंग की दुकान पर और वो तय करते हैं 19 नवंबर 1997 को ये घर आते हैं। और मामी अपने भांजे को देखकर खुश हो जाती है। कहते हैं कि तुम क्या खाओगे, उसके लिए खाना ना बनाया जाता है। जो खाना बनाया जाता है तब उसके बाद वो खाना वाना खा के जब पूरा परिवार सो जाता है तब वो तिजोरी के पास जाता है। तिजोरी में जहां पैसे रखे हुए थे, जहां गहने रखे हुए थे, जहां कीमती सामान रखा हुआ था, और कीमती सामान अन्नपूर्णा वाले कमरे में, जहां पर अन्नपूर्णा ऊपर वाले कमरे में सोती थी। अब वहां जाने के बाद दोनों कोशिश करते हैं उस तिजोरी को खोलने की, लेकिन तिजोरी खुल नहीं पाती। चुपचाप आकर वो अपने कमरे में जहां सोए हुए थे, जहां उनकी सोने की व्यवस्था की गई थी, वहां आकर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। अब यहां से दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद यहां से चले जाते हैं और इधर उधर एक दिन रुकते हैं। अगले दिन 20 तारीख को भी, यानी कि 19 में आए थे, 20 में यहां से निकल जाते हैं और 20-21 में ये ऐसे घूमते रहते हैं और एक बार फिर से 22 तारीख को, 22 नवंबर को फिर से आ जाते हैं। मामी कहती है कि तुम अभी तो आए थे, अभी अचानक कैसे आ गए? तो कहता है कि मामी, मैंने इधर उधर गंगा नहाने के लिए गया था, मुझे टाइम लग गया, बाजार में कुछ घूम रहा था, तो इसलिए मैं फिर से आ गया हूं, कोई दिक्कत नहीं, खाना ना बना दो। मामी ने खाना बनाया 22 तारीख की रात को और खाना बनाने के बाद फिर मामी और भांजे और वो शंभू आपस में बातचीत कर रहे थे और बस ये इसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी रमाकांत की कि मामी कब सोए, बहनें कब सोएं और फिर वो अपना काम शुरू करे। दरअसल वो जो बाजार गया था, बाजार में कुछ और करने के लिए गया, बल्कि तिजोरियों की चाबी बनवाने के लिए गया था। अलग अलग ताले खोलने वालों के पास जाता है क्योंकि उसने घर की चाबियां देखी हुई थी। अंदाज के हिसाब से वो चाबी बनवा के लेके आया था ताकि आज तिजोरी का ताला खोलकर जो भी माल है समेट कर ले जाएगा और यहां से सीधा अपनी दुकान खोलेगा और अपना कारोबार आगे बढ़ाएगा। पैसे भविष्य में हो जाएंगे तो पैसे वापस कर देंगे, कुछ यही सोचकर वो घर के अंदर प्रवेश करा था। लेकिन मामी थी कि उस दिन सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। 9-10 बजे खाना खा के जब सो जाते हैं तो उसके बाद फिर ऐसे ही रात के 12-1 से ज्यादा बज जाते हैं। जो 12-1 से ज्यादा बज जाते हैं तब वो कहता है कि मामी, मुझे सुबह को थोड़ा जल्दी जाना है और मुझे सोना है, आप भी सो जाइए, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अगर आप मुझे 50 रुपए दे दें तो फिर मैं सुबह को जल्दी निकल जाऊंगा, आप सोते रहना। ये बात कहकर रमाकांत ने अपनी मामी से जब बात कही तो दरअसल रमाकांत ये बात इसलिए कहना चाहता था कि जो तिजोरी की चाबी थी वो कहां रखी है, मामी कहां से पैसे निकाल कर देगी, बस यही देखना था। मामी ने अपनी जो तिजोरी की चाबी थी वो तकिए के नीचे रखी हुई थी, वहां से तकिए के नीचे से चाबी लेती हैं और सीधा ऊपर वाले कमरे में जाती हैं, वहां से 50 रुपए निकाल के लाती हैं, क्योंकि उन दिनों 50 रुपए की भी अपने आप में बहुत अहमियत होती थी। वापिस उस तकिए के नीचे लाके रख देती हैं। जब वो रात भर सो नहीं रही हैं, बातचीत ही कर रही हैं, तभी वो अपने दोस्त शंभू को इशारा करता है कि ठीक है, काम कर दो। तब इससे पहले कि अब इसने रमाकांत ने अपनी मामी को यानी कि रमापति को जिनका गिरेबान पकड़ने की कोशिश की है तो वो छूटकर भाग जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। रिंकी को जब आवाज देती हैं तो रिंकी जाग जाती है। इनके पास बाजार से लाया हुआ चाकू था और उस चाकू से अपनी मामी को लगातार एक के बाद एक कई वार कर देते हैं और मामी वहीं की वहीं ढेर हो जाती हैं। इसी बीच में रिंकी की आंख खुल जाती है। रिंकी इन्हें ये सब कुछ करते हुए अपनी आंखों से देख लेती है। रिंकी ने जब ये देखा, रिंकी ने जैसे चिल्लाने की कोशिश की, शंभू ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके बाद एक के बाद एक उसको भी चाकुओं से वार करना शुरू कर देते हैं। चाबी उनके हाथ में आ ही चुकी थी और जब चाबी हाथ में आ चुकी है उसके बाद फिर वो ऊपर वाले कमरे में जाते हैं, तिजोरी खोलते हैं, वहां से माल समेटते हैं और जब माल समेट रहे थे तब अन्नपूर्णा की आंख खुल जाती है। अन्नपूर्णा की आंख खुलती है, वो जैसी कहती, भैया तुम क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जब ये चोरी करने वाली बात आती है तभी वो खूंखार तो पहले हो ही चुका था, अब तक 2 मर्डर वो कर चुका था, इसलिए वो अपनी बहन अन्नपूर्णा को भी नहीं छोड़ता और उसको मौका ही नहीं देता चीखने और चिल्लाने का। वो जिस अवस्था में पड़ी हुई थी उसी अवस्था में उसके पास पहुंचता है और एक उसकी गर्दन पे इतनी जोर से छुरी चलाता है, चाकू चलाता है कि उसकी वहीं बैठे बैठे ही मौत हो जाती है। अपनी मां को तड़पता हुआ देखकर जो बड़ी बेटी थी 3 साल की मोनी, उसकी आंख खुल जाती है और आंख खुलने के बाद वो अपनी आंखों को मसल रही थी, कभी मां को देख रही थी। वो जैसे ही रोने की कोशिश कर रही थी, वो उसकी मुंह से कुछ आवाज निकलने की कोशिश हो रही थी,
तभी उसने मौका पाते ही उसका भी गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी। अब घर के अंदर ज्यादातर लोग मर चुके हैं। 4 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, यानी कि 4 महिला, जिसमें 3 महिलाएं हैं और एक छोटी बच्ची है, उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुकी हैं। वो आराम से बिल्कुल कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। तभी उन्होंने तसल्ली से उस तिजोरी को खाली किया, जो भी उसके अंदर से नकदी थी, जेवरात था, जो भी कुछ था वो समेटते हैं और समेटने के बाद वहां से निकल जाते हैं। जब ये अपनी आंखों से देखते हैं, क्योंकि उस कमरे के अंदर भी एक लालटेन थी उन दिनों, या तो डिबिया जलती थी या लालटेन जलती थी, और लालटेन जल रही थी। वो बच्ची जो थी, जिसकी उम्र लगभग सोने की 1.5 साल के आसपास होगी, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रही थी कि किस तरह से उसकी मां को मारा है, किस तरह से उसकी बहन की हत्या की गई है। उस बच्ची को देखने के बाद रमाकांत को बजाय उस पर तरस आने के, वो कहता है कि ये बच्ची अकेली रह गई है, इसकी माँ भी मर गई है, इसकी बहन भी मर गई है, इसकी नानी भी मर गई है, इसकी मौसी भी मर चुकी है। मामा है, अब उसका नई शादी वादी कर लेगा तो फिर मामी तो उसका ख्याल रखेगी नहीं। यदि इस लड़की का पिता शादी करेगा तो उसका वो भी ख्याल नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी जो पत्नी आएगी वो सौतेली माँ होगी, वो भी ख्याल नहीं रखेगी। चलो एक काम करते हैं, इसका जीकर ये इसकी जिंदगी ज्यादा खराब हो जाएगी। हम लोग 4 मर्डर कर ही चुके हैं, तो एक और करने में कौन सी दिक्कत है। तभी मौका पाते ही शंभू को वो इशारा करता है, और जिस तरह से उसने उसकी मामी पर हमला किया था, ठीक वैसे ही अंत में इस छोटी बेटी सोनी पे हमला करते हैं। उसका क्या वजूद था, 1.5 साल की बच्ची के भी गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। और वो ये सोच के घर से निकले थे कि किसी को इस घटनाक्रम के बारे में पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो इस मामले की जांच कर रहे थे इंस्पेक्टर A.K. राय, उन्होंने बड़े ही सावधानी से, बहुत ही होशियारी के साथ इस घटनाक्रम का खुलासा किया। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल जाती है कि हत्यारा अर्जुन नहीं बल्कि उसका सगा भांजा है, जिसको 5 साल तक रख के इस घर के अंदर उसकी परवरिश की थी, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। उसने पैसे को हथियाने के लिए, जेवरात को अपने कब्जे में लेने के लिए अपनी मामी, 2 बहनें और 2 भांजियों की हत्या कर दी। जब उससे पूछा गया कि यार तुम्हारा भाई यानी कि राजू यहां पर होता तो क्या तुम उसे भी नहीं छोड़ते, तो वो कहता है कि अगर राजू भी होता तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उसको भी मैं नहीं छोड़ता। दोस्तों, ये जो कहानी, ये जो आपको घटनाक्रम सुनाया गया है, ये घटनाक्रम ये सुनाया गया है वो किस्सा गोई से सुनाया गया है। जो किस्सा गोई IPS राजेश पांडे, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं IPS ऑफिसर, मैं उनका इस कहानी के लिए दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह की कहानियां वो लेके आते हैं वो वाकई अपने आप में बहुत अच्छी कहानियां होती हैं। तो मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को, जिसमें शंभू और रमाकांत, दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। और ये घटना उन्नाव के उस बांगरमऊ जिले की, बांगरमऊ थाने की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक रहे थे कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या होना अपना आप में बड़ी बात होती है। दोस्तों, आज जन्मदिन तो किसी का नहीं है, लेकिन नाम लेने की अपील की थी, जिसमें खुर्शीद खान है, सगीर खान है, पवन है, अमित यादव हैं, जैकेश यादव हैं, निशा देवी हैं, शाहनवाज सैफी हैं, उर्मिला पटेल हैं, इरशाद हामिद हैं, कृष्ण पासवान, जसवंत सिंह, विष्णु दत्त, अर्चना शुक्ला, अशोक गहलोत, रणवीर सिंह, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।